नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम आपके साथ में चर्चा करेंगे, वह विषय है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। संपत्ति अंतरण अधिनियम या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या है, इससे मैं आशा करता हूं आप भली भांति परिचित होंगे और आपने अध्ययन किया होगा। और जो विद्यार्थी अभी तक इस विषय के बारे में चर्चा नहीं कर चुके हैं, उनके लिए हम आज चर्चा करेंगे। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम शीर्षक से क्या तात्पर्य है और क्या प्रतीत होता है। संपत्ति किसे कहते हैं और अंतरण किसे कहते हैं, दो बेहद साधारण विषय है जिन्हें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। संपत्ति अर्थात कोई ऐसी वस्तु जिस पर मालिकाना हक रखा जा सके और जिसका कुछ मूल्य हो। और संपत्ति की एक खास बात और है कि इसे अंतरित भी किया जा सके। और आगे हम बात करते हैं अंतरण की। अंतरण का मतलब ट्रांसफर या अंतरण, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संपत्ति का आना और जाना, यानी स्वामित्व में परिवर्तन। अंतरण का मतलब स्वामित्व में परिवर्तन। एक व्यक्ति की जगह दूसरा व्यक्ति स्वामी कहलाता है या संपत्ति पर काबिज होता है। तो अब हम पढ़ें आगे। स्थावर संपत्ति में सम्मिलित। जब आप संपत्ति अंतरण अधिनियम पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले इसी बारे में चर्चा की जाएगी कि स्थावर संपत्ति क्या है। जैसा कि आपको विदित है, संपत्तियां मुख्यतया दो प्रकार की होती है, एक चल संपत्ति और दूसरी अचल संपत्ति। चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी और अचल संपत्ति या स्थावर संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो दो शब्द आप सुनेंगे या पढ़ेंगे, जंगम संपत्ति और स्थावर संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं स्थावर संपत्ति में सम्मिलित। अब हम यह देखेंगे कि स्थावर संपत्ति में क्या क्या आता है, क्या क्या चीजें स्थावर संपत्ति में सम्मिलित है। पहला बिंदु, भूमि या लैंड। भूमि और लैंड जो है वह स्थावर संपत्ति में सम्मिलित होती है, आती है। अब प्रश्न ये आया कि भूमि में क्या क्या आता है। भूमि में आता है धरातल, जिसको हम सरफेस कहते हैं, सतह कहते हैं। दूसरा वायुमंडल, जिसे हम एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। धरातल जो जमीन पर विजिबल है या दिखाई देता है, जो जमीन की सतह है जिस पर हम विचरण करते हैं, हम निर्माण कार्य करते हैं और हमारी जीवन की तमाम गतिविधियां संपन्न होती है, वह धरातल कहलाता है। और उसके बाद आता है वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। वायुमंडल जो हमें ऊपर की तरफ दिखाई देता है या जिसमें हमारी आकाशीय घटनाएं घटित होती है, जैसे उदाहरण के तौर पे बरसात या बारिश, जो बादल आवागमन करते हैं वायुमंडल में और उन्हीं बादलों से बारिश होती है। या जिसमें हमारे हवाई जहाज उड़ते हैं या पक्षी उड़ते हैं या परिंदे उड़ते हैं या हम पतंग उड़ाते हैं, वो सारा क्षेत्र वायुमंडल कहलाता है। आगे नीचे का हिस्सा, लोअर पार्ट ऑफ अर्थ, जमीन के धरातल के या सतह के नीचे का हिस्सा, जिसको हम भूगर्भ भी कह सकते हैं। और आगे प्राकृतिक अवस्था में पड़ी हुई वस्तुएं, थिंग्स विच आर लेइंग इन नेचुरल स्टेट। क्या क्या हो गया साहब, जैसे धातु, झील या पहाड़, नदियां, इस तरह की अवस्थाएं, इस तरह की वस्तुएं जो प्रकृति ने स्वयं निर्मित की है और उसी अवस्था में मौजूद है। उदाहरण हो गए हमारे भूमि का धातु, मेटल, झील, लेक और मानव निर्मित वस्तुएं, स्ट्रक्चर बिल्ड बाय ह्यूमन। तो पहला बिंदु हुआ भूमि। हम चर्चा कर रहे हैं स्थावर संपत्ति में सम्मिलित होने की।
दूसरा भूमि से उत्पन्न लाभ, भूमि से उत्पन्न लाभ, प्रॉफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम लैंड। अभी तक तो हमने भूमि के बारे में पढ़ा, अब हम उन लाभों के बारे में या प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे जो भूमि से प्राप्त होते हैं। वंशानुगत भत्ते, वंशानुगत भत्ते वह भत्ते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आने वाले लोगों को प्राप्त होते रहते हैं। मार्गाधिकार, राइट टू वे, मार्ग का जो अधिकार है वह भी भूमि से उत्पन्न लाभ में आता है, क्योंकि जो मार्ग है वो सदैव ही भूमि पर स्थित होता है। आगे नौचालन, जो नदियों में, तालाबों में या झीलों में या समुद्र में जो नावें चलती है वह भी भूमि से उत्पन्न लाभों की श्रेणी में आएंगे। और आगे है मीन क्षेत्र, फिश एरिया, मत्स्यकेट किया जाता है जहाँ पर, या जो मत्स्यकेट है या फिशिंग है वह इन मत्स्य या मीन क्षेत्रों में होते हैं। और ये जो मीन क्षेत्र हैं ये भी भूमि से उत्पन्न लाभ की श्रेणी में आते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे बिंदु संख्या 3, भूमि से संलग्न वस्तुएं। भूमि से संलग्न वस्तुएं, अटैच्ड टू द अर्थ, कुछ ऐसी वस्तुएं जो भूमि से संलग्न है। पहला बिंदु हमने पढ़ा भूमि, दूसरा भूमि से उत्पन्न लाभ, और तीसरा भूमि से संलग्न वस्तुएं अटैच टू द अर्थ। अब भूमि से संलग्न क्या क्या होता है, जैसा पेड़, झाड़ियां, दीवारें और स्थायी निर्माण। पेड़ यानी ट्रीज, सभी पेड़ जमीन पर आबद्ध होते हैं, जुड़े हुए होते हैं और संलग्न होते हैं। झाड़ियां, बुशेस, झाड़ियां भी पेड़ों की भांति जमीन से जुड़ी हुई होती है। दीवारें, वॉल्स, कोई भी दीवार सदैव ही भूमि पर ही स्थित होगी, भूमि से दूर दीवार का निर्माण असंभव है। आगे स्थायी निर्माण, परमानेंट स्ट्रक्चर या परमानेंट कंस्ट्रक्शन। स्थायी निर्माण ये भी सदैव भूमि पर ही होता है और भूमि से संलग्न रहता है, इसे एक जगह से दूसरी जगह हिलाया डुलाया नहीं जा सकता। अब अगला बिंदु आएगा स्थावर संपत्ति में सम्मिलित नहीं। ये एक तरह से नकारात्मक परिभाषा है या नेगेटिव डेफिनेशन है। इसमें परिभाषा न देकर उन तथ्यों के बारे में वर्णन किया गया है जो इसमें सम्मिलित नहीं है, नेगेटिवली। पहली, खड़ा काष्ठ, स्टैंडिंग टिम्बर। हमने इससे पहले वृक्ष और झाड़ियां पढ़ा, लेकिन यहाँ हमने इसे स्थावर संपत्ति में सम्मिलित माना है। लेकिन अब हम यहाँ स्थावर संपत्ति में सम्मिलित नहीं है, उन बिंदुओं की चर्चा कर रहे हैं। और इसमें पहला ही बिंदु आया खड़ा काष्ठ या स्टैंडिंग टिम्बर। तो हमने पेड़ को तो स्थावर संपत्ति माना और खड़े काष्ठ को स्थावर संपत्ति नहीं माना। क्या कारण है? मूल कारण ये है कि पेड़ के बारे में ऐसी धारणा होती है कि पेड़ सदैव के लिए होता है, या जो पेड़ है उससे जो फसलें मिलती है, उससे जो छांव मिलती है, उससे जो सुविधाएं मिलती है वो अनंत काल के लिए होती है और दीर्घायु माना जाता है। जबकि स्टैंडिंग टिम्बर या खड़ा काष्ठ ये मूल रूप से काटने योग्य ही होता है, अर्थात इसे उत्पन्न ही इसलिए किया जाता है कि इसे जमीन से या भूमि से निर्मूल करना है या डिटैच करना है। तो खड़ा काष्ठ स्थावर संपत्ति में नहीं आता है, स्टैंडिंग टिम्बर। दूसरा, उगती फसलें, ग्रोइंग क्रॉप्स। फसलें भी जमीन पर ही उगती, लेकिन इनका जीवन चक्र इतना अल्पायु का होता है या इतना संक्षिप्त होता है कि इसे भूमि से जुड़ी हुई वस्तुओं में नहीं माना जा सकता। यानी ये अपने संक्षिप्त जीवन की वजह से स्थावर संपत्ति का हिस्सा नहीं मानी जाती। आगे आएगा घास या ग्रास। ग्रास या घास, जैसा कि आप सबको ज्ञात है, बारिश के मौसम में जो धरातल है भूमि का वह चारों तरफ हरियाली से अट जाता है और हम जिधर भी दृष्टि डालें हमें जमीन पर, खाली पड़ी जमीन पर घास उगी हुई नजर आएगी और इस घास का जीवन चक्र भी संक्षिप्त होता है।
अमूमन ऐसी घास कम ही पाई जाती है जो 12 महीने हरी रहे या दीर्घ अवधि के लिए उपयोग में आए। तो घास अपने संक्षिप्त जीवन चक्र के कारण, उगती फसलें अपने संक्षिप्त जीवन चक्र के कारण और खड़ा काष्ठ काटे जाने योग्य होने के कारण स्थावर संपत्ति की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है। अब इसके बाद में हम जो चर्चा करेंगे वह है अनुप्रमाणन या अटेस्टेड। अनुप्रमाणन या अटेस्टेड। अब अटेस्टेड क्या है देखते हैं एक बार। प्रलेख के निष्पादन का साक्षी होना। चूंकि हम बात कर रहे हैं अंतरण की या ट्रांसफर की, और ट्रांसफर किसका? संपत्ति का। तो संपत्ति अंतरण में रजिस्ट्रेशन बहुत ही अनिवार्य बिंदु है, और इसके संदर्भ में अनुप्रमाणन या अटेस्टेड शब्द या वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो प्रलेख के निष्पादन का साक्षी होना, बीइंग ए विटनेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डीड, किसी भी प्रलेख के निष्पादन का साक्षी होना अनुप्रमाणन या अटेस्टेड कहलाता है। अब अनुप्रमाणन की आवश्यक शर्तें क्या है या आवश्यक तत्व क्या है? पहला बिंदु, कम से कम 2 साक्षी। कम से कम 2 साक्षी, मिनिमम 2 विटनेसेस। किसी भी अनुप्रमाणन के लिए कम से कम 2 साक्ष्यों का होना नितांत अनिवार्य है। अगला बिंदु, 2 साक्ष्यों में से प्रत्येक ने, ईच ऑफ whom, 2 साक्ष्यों में से प्रत्येक ने, यानी उन दोनों साक्ष्यों में से हर एक ने क्या किया है? पहला बिंदु, निष्पादक के हस्ताक्षर में अंगूठा लगाते हुए देखा है। निष्पादक को हस्ताक्षर या अंगूठा लगाते हुए देखा है दोनों साक्षियों ने। दूसरा बिंदु, या अन्य व्यक्ति को निष्पादक की उपस्थिति व निर्देश पर अंगूठा लगाते देखा है। या तो स्वयं निष्पादक को हस्ताक्षर करते हुए या अंगूठा लगाते हुए देखा है, या निष्पादक की उपस्थिति और निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति को हस्ताक्षर करते हुए या अंगूठा लगाते हुए देखा है, या निष्पादक से स्वयं या अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे की व्यक्तिगत अभिस्वीकृति ले ली है। ये जो दोनों साक्षी उपस्थित हो रहे हैं अनुप्रमाणन या अटेस्टेड के लिए, इन दोनों ने क्या किया है? पहले तो निष्पादक को देखा है हस्ताक्षर करते हुए या अंगूठा लगाते हुए, या निष्पादक की उपस्थिति और निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति को हस्ताक्षर करते हुए अंगूठा लगाते हुए देखा है, या निष्पादक से स्वयं या अन्य व्यक्ति से, उपरोक्त जो 2 बिंदुओं में वर्णित है निष्पादक या अन्य व्यक्ति, इन दोनों से हस्ताक्षर या अंगूठे की व्यक्तिगत अभिस्वीकृति ले ली है। अर्थात उनसे ये पूछा है कि क्या ये हस्ताक्षर और अंगूठा आपका ही है। ये इन दोनों साक्ष्यों के कार्य हैं। अगला बिंदु, साक्षियों ने निष्पादक की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हों, लेकिन दोनों का एक साथ हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं। यहां पर एक छूट दी गई है। साक्षी आता है और जो निष्पादक हस्ताक्षर करता है या अंगूठा लगाता है उसे अपने स्वयं की आंखों से देखता है, लेकिन दोनों का एक साथ हस्ताक्षर करना जरूरी नहीं, यानी उन दोनों को एक साथ उपस्थिति से छूट दी गई है। अगला बिंदु, साक्षी के हस्ताक्षर साक्षी की हैसियत व अनुप्रमाणन के उद्देश्य से हों। ये जो साक्षी के हस्ताक्षर हैं वो साक्षी की हैसियत और अनुप्रमाणन के उद्देश्य से हों। अर्थात जो व्यक्ति साक्षी बनकर आया है वह सिर्फ साक्षी का ही कार्य करेगा, विटनेस का ही कार्य करेगा और कोई कार्य नहीं करेगा। मान लीजिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्ट्रार है और रजिस्ट्रार की हैसियत वहां पर उस संपूर्ण गतिविधि को चलाने की या निर्देशित करने की। तो प्रश्न आया कि क्या वह रजिस्ट्रार खुद साक्षी बन सकता है? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि वहां उस रजिस्ट्रार की हैसियत साक्षी की हैसियत ना होकर एक रजिस्ट्रार, एक अधिकारी की हैसियत है। तो साक्षी जो भी बने वह सिर्फ साक्षी की हैसियत से ही उपस्थित हो,
ऐसा अनुप्रमाणन में आवश्यक है। अगला बिंदु, अनुप्रमाणन का विशिष्ट प्रारूप नहीं है। अनुप्रमाणन की एक खास बात और है कि यहाँ इसमें किसी प्रकार का कोई विशिष्ट प्रारूप नहीं दिया गया है। तो आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और आपसे पुनः मुलाकात करते हैं, भेंट करते हैं हमारे अगली ई व्याख्यान की कक्षा में। धन्यवाद।